नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को बताया है असंवैधानिक। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का फैसला लिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। एक बड़ा फैसला हम कहेंगे बिलासपुर हाईकोर्ट का। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। 2012 की बात है जब रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को, पहले के आरक्षण के नियम को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है और यही वजह है कि जो 2012 में निर्णय लिया गया था रमन सरकार के कार्यकाल में कि सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण दिया जाए, ये निर्णय था रमन सरकार का। बात 2012 की है। उस निर्णय को, उस फैसले को, उस नियम को हम कहेंगे रद्द कर दिया है चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, नियम तो यही कहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक माना। हाँ, निश्चित तौर पर सुमित, आरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट ने सुनाया है और ये कहा है कि कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण है उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। और मामला 2012 का है जब तत्कालीन भाजपा सरकार ने सरकारी नियुक्तियों समेत मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके अलावा दूसरे अन्य जो जगह थे वहां पर एडमिशन में 58% के आरक्षण के फैसले से जुड़ा हुआ था। और इस मामले में 4 लोगों ने जनहित याचिका लगाई थी जिसमें कि 2 अधिवक्ता भी शामिल हैं, मतीन सिद्दीकी और विनय पांडे। इन लोगों की ये जनहित याचिका थी कि ये जो नियम विरुद्ध किया गया है सारी चीजें, और उसी पर आज अहम फैसला देते हुए जो डिवीजन बेंच के जज हैं उन लोगों ने ये फैसला असंवैधानिक करार दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा और अहम निर्णय है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। जी, निश्चित तौर पर विनोद, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा फैसला हम कहेंगे हाईकोर्ट की तरफ से। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है हाईकोर्ट ने। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय दिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द कर दिया। तो एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय दिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द कर दिया। तो उस नियम के विरुद्ध जनहित याचिका लगी थी, 3 जनहित याचिका लगी थी। सुनवाई हुई और एक निश्चित तौर पर बड़ा फैसला हम कहेंगे हाईकोर्ट की तरफ से। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है हाईकोर्ट ने। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का फैसला लिया था। चलिए, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जानेंगे। बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले का विषय ये है कि कुल मिलाकर देश के अंदर में आरक्षण की बातें आती हैं, हर एक वर्ग
जो बहुतायत में रहता है वो आरक्षण की मांग करता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे सामान्य रूप से आरक्षण की बात आती है, और सरकारों के ऊपर में एक दबाव रहता है कि आरक्षण होना चाहिए। और मुझे लगता है उसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की प्रक्रिया बीजेपी की सरकार के समय में हुई थी। लेकिन इस देश के अंदर संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग जाते हैं उसके खिलाफ में जाते हैं, कोर्ट उस पर निर्णय करता है, तो मुझे लगता है एक सामान्य प्रक्रिया है। ये निश्चित रूप से एक संदेश है कि यदि इस तरह के आरक्षणों की बात होती है, जनभावनाएं रहती हैं, जनभावनाओं में सरकारें इस तरह के निर्णय करती हैं, लेकिन कह सकते हैं जैसा कहावत है कि सामने कुआं पीछे खाई, इस तरह की स्थिति सरकारों के सामने रहती है। तो मुझे लगता है एक प्रयास उन्होंने किया था कुछ मात्रा में आरक्षण की सुविधा उस वर्ग को मिले, लेकिन ठीक है, अब जो निर्णय जो है कोर्ट का, वो उसका तो पालन निश्चित रूप से होना चाहिए, उनका जो फैसला है उसको मानना ही है। तो मुझे लगता है एक बड़ी व्याख्या की जरूरत है आरक्षण के मामले में, जिससे लोगों की जनभावना भी सुरक्षित हो और बहुत ज्यादा इस तरह के निर्णय कभी पक्ष में कभी विपरीत, मतलब एक झगड़े का विषय न बने। तो मुझे लगता है कि आरक्षण पे इस तरह की व्यवस्थाएं बननी चाहिए। एक संवैधानिक जो नियम है, प्रक्रिया है, ये इस तरह से आगे चलना चाहिए, चाहे सरकारें कोई भी हो। ये सरकार भी फैसला लेती है, ये सरकार भी अभी ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है, जो कोर्ट में लगा है, याचिका लगी है, वो हो नहीं रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। मुझे लगता है अब इसमें एक बड़ा निर्णय करने की जरूरतें हैं और लोग भी समझें कि वास्तव में आरक्षण क्या है और किसको आरक्षण और कितना आरक्षण प्राप्त हो सकता है। मुझे लगता है इसकी व्याख्या की आवश्यकता है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके सियासी मित्र कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी आपकी सर। देखिए, जो हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में 2011 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक रिट दायर किया था। उस रिट में जो हेलो जी 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 कहिए सर, सुन पा रहा हूँ आपको, कहिए। उस रिट में इन्होंने आधार लगाया था कि 50% से अधिक आरक्षण हमको ओबीसी वर्ग को देना है। तो उसके संबंध में जो उन्होंने याचिका दायर की थी, जो उसमें प्रावधान किया गया, तो उसके बारे में जो सारी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना था, उन तथ्यों को इन्होंने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। इसके पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कोई भी राज्य सरकार यदि 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उसके लिए उसे तर्कसंगत कारण बताना होगा। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि हाई कोर्ट में जब इन्होंने रिट दायर किया तो उस कारण को नहीं बताया, और उसके अलावा इन्होंने 11/5/2010 को एक मंत्रिमंडलीय उप समिति, तत्कालीन गृह मंत्री माननीय नंदकी राम तंवर जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया था, और उस समिति ने भी कुछ फाइंडिंग किया था, कुछ निर्णय दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस निर्णयों को भी अपने शपथ पत्र के साथ में इन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया था। जब हमारी सरकार आई उसमें ठीक है सुशील जी, इसका जवाब हम संजय जी से लेते हैं। संजय जी, 2012 में आपकी सरकार थी जी, 2012 में संजय जी आपकी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उस टाइम की जो प्लानिंग थी इस विषय को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अब 58% आरक्षण देने का फैसला, निर्णय आपने 2012 में किया था, तो अब हाईकोर्ट कहता है कि असंवैधानिक है। पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसका हम सम्मान करते हैं, उस पर किंतु परंतु नहीं। लेकिन जिस तरीके से सियासत करने का थोड़ा सा प्रयास सुशील शुक्ला जी कर रहे हैं, इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि अब तो सरकार आपकी है 4 साल से, उस प्रकरण को आप देख रहे होंगे। निश्चित रूप से आपको फाइंडिंग्स रखनी थी, आपको सब चीजें रखना था, आप नहीं रख पाए, केवल आप सियासत ढूंढ रहे हो। उसमें 50 से 58 में गए थे, उस वर्ग विशेष को हम सुविधा देने की हमारी मंशा थी, इसलिए हम गए थे। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आप 27% आरक्षण आप तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए करे थे, आपकी फाइंडिंग्स कहाँ गई, क्यों लग गई इस पे? आपके ही कांग्रेस के जो नेता जिनको आपने चेयरमैन बनाया वही जाकर वहां पर आपत्ति लगा दी है आरक्षण पे। कम से कम हम ये काम तो नहीं किए हैं कि हमारे ही आदमी जाकर उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए, जो कांग्रेस करी है कि पहले हम करें, लोगों को लुभाएं कि देखिए भैया हम 27% ओबीसी दे रहे हैं, और फिर कांग्रेस का नेता ही जाकर उस पर आपत्ति लगाता है। तो मुझे लगता है, देखिए न्यायालय है, सरकारें काम करने का प्रयास करती हैं, नियम प्रक्रियाओं को जब वहां पर परीक्षण होता है, पुनरीक्षण होता है, तो उस आधार पर निर्णय होते हैं। अब उसके मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि स्वर्ग विशेष को है, आज सरकार में कांग्रेस बैठी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, केवल पुरानी बातें नहीं, आपके तमाम जो कमियां थी उन कामों को तो जो आने वाली सरकारें हैं उसकी पूर्ति करती हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को थोड़ी ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और पहले अपना चेहरा तो देख लें। 27% ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ओबीसी को छलने का काम यदि कोई कर रही है तो कांग्रेस कर रही है कि हम दे रहे हैं आपको, लेकिन दे नहीं सकते, ये स्थिति है।
तो मुझे लगता है ये बहुत सियासत का विषय नहीं है। हाँ। सियासत करेंगे तो सियासती जवाब मिलेगा। ठीक है संजय जी, सुशील जी से हम सवाल करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं। उससे पहले हमारे साथ सहयोगी रायपुर से ममता जुड़ गई हैं। ममता, निश्चित तौर पर बड़ा फैसला और हाईकोर्ट का कहना है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है। इस पर निश्चित तौर पर सियासत प्रदेश में अब हमें देखने को मिलेगी। यार फोन कट गया फिर। ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ जवाब है संजय जी की बातों का आपके पास से? उनका कहना है कि अब बढ़ाएंगे आगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इनसे पूछ लें आप सुशील जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम बढ़ाएंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। संजय जी इस फैसले के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र सामने आया। इन्होंने केस में एक अपाहिज केस को प्रस्तुत करने का कोशिश किया था जिसके न हाथ पैर नहीं थे। यदि इनके द्वारा अपने शपथ पत्र में मंत्रिमंडल की जो इनकी जो समिति बनाई गई थी ननकी राम जी की, उस समिति जी की फाइंडिंग को ही प्रस्तुत कर दिया गया होता, जिसे कि अंतिम सुनवाई पे हमारे एडवोकेट जनरल खुद खड़े होकर प्रस्तुत किए, लेकिन कोर्ट ने यह बोलकर स्वीकार कर दिया कि इस समय पे इसको प्रस्तुत नहीं किया गया था। आपके शपथ पत्र में इसका उल्लेख होना था, राज्य सरकार के 2012 में इसका उल्लेख नहीं किया गया। 2010 की मंत्रिमंडलीय उप समिति अनुशंसा को 2012 में भी रमन सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए कोर्ट भी अपने सिस्टम होता है। संजय श्रीवास्तव जी के तर्कों के आधार पर कोर्ट नहीं चलता है। कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया, उस समय आपने नहीं दिया था, उसके कारण ये आज खारिज हो गया। निश्चित तौर पे हम प्रतिबद्ध हैं, ओबीसी वर्ग को उसका आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसको चुनौती देंगे, लेकिन आज जो स्थितियां बनी है वो तत्कालीन रमन सरकार के त्रुटिपूर्ण कार्रवाई या उनके सरकार द्वारा की गई कपटपूर्ण कार्रवाई के कारण स्थिति बनी। ठीक है सुशील जी, इसका जवाब संजय जी से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से 58% आरक्षण देने के निर्णय को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। और काफी संवेदनशील मामला होता है ममता, ये जब भी आरक्षण की बात सामने आती है, चाहे वो देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, सियासत अब निश्चित तौर पर इस पर होने वाली है छत्तीसगढ़ में। ममता। बिल्कुल, देखिए लोगों के लिए तो संवेदनशील बात तो होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी काफ़ी संवेदनशील मसला हो जाता है, क्योंकि चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव को लेकर तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। महज अगर हम बात करें तो करीबन 1.25 साल करीबन का समय बचा हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो पूरा डिसीजन आया हुआ है 2012 में, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है उन्होंने आरक्षण में संशोधन किया था और इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का जो आरक्षण है वो प्रतिशत जो है वो 16% से घटाकर 12% कर दिया था, और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जो है उसका 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था, और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा 14% ही बरकरार था। और जब ऐसा किया तो करीबन 58% जो है वो आरक्षण हो गया था, जो 50% से अधिक होता है। और इसी को लेकर अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। दरअसल अलग अलग लोगों ने पिटीशन दायर की थी और उन्होंने इसे कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका एक तरह से कहें कि जो उसके विपरीत है, निर्देश और कानूनी जो प्रावधान है उसके विपरीत है, और यही वजह है इसको लेकर जो है कई लोगों ने इसको पिटीशन दायर की थी। और उसी पर हाईकोर्ट ने अब ये फैसला दिया है जिसमें कहा है कि 50% का जो आरक्षण से ज़्यादा का जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। और 2012 में जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने जो सरकारी नियुक्तियों में 58% का आरक्षण किया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक तरह से रद्द किया जाए। ज़ाहिर तौर पर हाईकोर्ट का डिसीजन तो आ ही गया है। बीजेपी और कांग्रेस के भी रिएक्शन हम जिस तरीके से सुन रहे थे कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव जो बयान दे रहे थे, कांग्रेस से संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जो है वो जिस तरीके से बयान दे रहे थे, देखना ये है कि अब इस जो डिसीजन आया है उसको चैलेंज जो है वो कौन करता है, और सुप्रीम कोर्ट तक क्या बात ले जाई जा सकती है और किस तरह से बात ले जाई जा सकती है, इसको भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुशील जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला का मामला है। ईडी ने कोर्ट में कहा है ये मामला काफी गंभीर है। आरोपी मामले में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जांच में बदलाव किया जा रहा है, ईडी का यह कहना। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से रिकॉर्ड दाखिल करने को कहा। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में सुनवाई होगी, कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने केस बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले से जुड़ा यह मामला है। 36,000 करोड़ का कथित घोटाला सामने आया था।
ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, ईडी की तरफ से फिलहाल इस पूरे घोटाले को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि चूंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जिसमें दो फिलहाल एक्यूज्ड हैं जो फिलहाल अधिकारी भी थे आईएएस लेवल पर, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, इनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। लेकिन ईडी ने आज कोर्ट में कई ऐसे फिलहाल बड़ी बातें कही जिससे फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान काफी गर्माहट देखी गई। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि जो दोनों एक्यूज हैं वो फिलहाल अभी एंटीसिपेटरी बेल पर हैं और लिहाजा अपने इन तमाम अपने पावर का प्रयोग करके, इन्फ्लुएंस करके कहीं ना कहीं केस में बदलाव किए जा रहे हैं। जो तमाम गवाह हैं उनको होस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है। ईडी के द्वारा ये भी कोर्ट में कहा गया कि चूंकि इनके पावरफुल की स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के लिए जब हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की तो सुनवाई भी लंबे समय तक नहीं हो पाई। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि जो ईडी का आरोप है वो बेबुनियाद है। हालांकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार जांच को लेकर आगे चल रही है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि सील बंद लिफाफे में ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों फिलहाल अपनी अपनी जो फिलहाल रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट के समक्ष रखेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि लिखित जो दलीलें हैं वो भी कोर्ट में जमा की जाएंगी। उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर मंडे को सुनवाई करेगा। कोर्ट मंडे को ये तय करेगा कि जो आरोप फिलहाल ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट माना जाए या पीएमएलए के तहत लगाया जा रहा है, क्या उस याचिका को सुनवाई योग्य माना जाए या नहीं माना जाए। हालांकि ईडी इस पूरे मामले में ये कह रही है कि जो फिलहाल बेल दोनों अधिकारियों को मिली हुई है उसको भी रद्द किया जाए और साथ ही साथ इस पूरे केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। हालांकि कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या ईडी को ये पावर है कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की जाए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, लिहाजा इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना बेहद अहम होगा क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है और कई बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं। क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है या पूरे केस को बदलने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम रिकॉर्ड्स को लेकर अब ईडी भी कोर्ट में अपनी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि केस का दिशा किस साइड में जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने सुशील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बालोद से बड़ी खबर, डोंडी रोहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल मालीघोरी गांव पहुंचे, नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का लोकार्पण किया। सीएम ने कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री को कोदो अनाज से भी तौला गया वहां पर। देवास से बड़ी खबर, छात्राओं से भरी जीप पलटी है। लगभग 18 छात्राएं जीप में सवार थी। 5 छात्राएं घायल हुई हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज सोनकच्छ सिविल अस्पताल में जारी है। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से जीप उलट गई थी। लोगों ने खस्ता हाल सड़कों को लेकर जमकर हंगामा किया। देवास से खबर है जहां पर छात्राओं से भरी जीप पलट गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लगभग 18 छात्राएं जीप में सवार थीं। 5 छात्राएं घायल हुई हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से जीप पलटी है, लोगों का ऐसा कहना, और लोगों ने खस्ता हाल सड़कों को लेकर जमकर हंगामा भी किया। अब बात करेंगे उज्जैन की। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। स्वामी सत्यमित्रानंद की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है और महाकाल कॉरिडोर के कार्यों का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज संबोधित करते हुए बहुत जल्दी महाकाल महाराज के कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है, उन्हीं का है और मैं किया है। प्रधानमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया है। और दूसरा, आचार्य भगवान जगतगुरु आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनकी प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए वो आशीर्वाद देने स्वयं ओंकारेश्वर की धरती पर पधारे थे। एक बार पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए
मैं चूंकि आपकी आज्ञा ले ली है, मैं बाकी कार्यक्रमों में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बाकी कार्यक्रम यथावत यहाँ चलता रहेगा। आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, शब्दों से भी और भावनाओं से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के नाम से मार्ग की घोषणा हुई। हम उज्जैन के धर्मप्राण जनता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये हम सब भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। और लीजिए कार्यक्रम को आगे और आगे बढ़ेंगे। भोपाल पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा। कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि फंड जोड़ो यात्रा है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना, कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई है, इस यात्रा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, आने वाले समय में 2 राज्यों से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने यह बयान दिया। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है और ये फंड इकट्ठा करने की यात्रा है, फंड जोड़ो यात्रा है। और इस यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में अब ये तो वेंटिलेटर पर चली गई है ये पार्टी। अब इसका भगवान ही मालिक है। खाली देश में 2 राज्यों में बची है और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में दोनों राज्यों से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।